आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P 3, -2, 5। हिंदी में y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P 3, -2, 5 से दूरी 5√2 हो। फिर से एक बार और, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P ब्रैकेट में 3, -2, -5 से दूरी 5√2 है। हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसका मतलब समझिए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? यहां पर भी हमें एक पॉइंट निकालना था, यहां पर भी हमें एक पॉइंट निकालना है। फर्क यह है कि यहां पर जो पॉइंट निकालना था ये XY प्लेन में निकालना था और यहां पर जो पॉइंट निकालना है Y एक्सिस पर निकालना है। क्या फर्क पड़ता है दोनों में? बहुत फर्क पड़ता है। XY प्लेन में और किसी एक्सिस पर में कोऑर्डिनेट्स में फर्क पड़ेगा। बात जैसा पिछली बार मैंने समझाया था, अगर हमारा पॉइंट Y एक्सिस पर है तो इसमें केवल Y का ही वैल्यू रहेगा, X और Z दोनों जीरो होंगे। X और Z दोनों जीरो होंगे। आप सोच रहे होंगे अगर ये X एक्सिस रहता तो, अगर ये X एक्सिस लिखा रहता तो केवल X का वैल्यू रहता, Y Z जीरो रहता, और Z एक्सिस रहता तो X और Y जीरो रहता, जो भी वैल्यू आता वो Z का आता। तो सबसे पहला चीज इसमें लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक P तो हमें पहले से दिया हुआ है, हमें एक पॉइंट का नाम लेना है। मान लीजिए नाम हमने A ले लिया और ये A पॉइंट जो है Y एक्सिस पर है तो इसमें 0, Y, 0 होगा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A 0, Y, 0। हमने एक पॉइंट लेट कर लिया। ये पॉइंट कहां पर है? Y एक्सिस पर है। कहां पर है? Y एक्सिस पर है। हिंदी में अगर लिखना है तो लिखिएगा, माना Y अक्ष पर स्थित बिंदु A 0, Y, 0 है। माना Y अक्ष पर स्थित बिंदु A 0, Y, 0 है। इंग्लिश में एक काम और करिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन Y एक्सिस जोड़ दीजिए। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन Y एक्सिस इज A। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन Y एक्सिस इज A 0, Y, 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें पहले से एक पॉइंट दिया हुआ है P और इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी 5√2 बोला है। द गिवन पॉइंट P 3, -2, 5, दिया गया बिंदु P 3, -2, 5 है। दिया गया बिंदु P 3, -2, 5 है। अच्छा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना बताया है? इन दोनों के बीच का दूरी 5√2 बताया है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार AP इज इक्वल टू 5√2। अब AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस Y -2 करेंगे तो यहां प्लस का 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, रूट यहां तक जाएगा और इज इक्वल टू में 5√2। सॉल्व करेंगे, 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस इसे हम अभी y + 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रखते हैं।
0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 और इज इक्वल टू में 5√2। ये रूट को हटाना है मुझे। इस रूट को हटाने के लिए मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर लूँ, दोनों पक्षों में वर्ग कर लूँगा। तो लैंग्वेज लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 प्लस, अच्छा अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर अगर इधर है तो उधर भी होगा, इधर अगर वर्ग होगा स्क्वायर होगा तो इसका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, दोनों मिलकर हो जाएंगे 50। अब सही ढंग से लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 4y 25 4 29 29 और 9, ये हो गया 38। उधर से माइनस का 50 इज इक्वल टू 0 हुआ। यहां से आइए वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, मध्य पद विखंडन से तोड़ दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट से स्प्लिट करिए, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस का 6 माइनस 2 कॉमन निकाले y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 6 को कॉमन निकाल लिया तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर और करके दो केस बनेगा, आइदर और करके दो केस बनेगा, y की दो वैल्यू निकलेगी। क्या क्या निकलेगी, एक निकलेगा माइनस का 6 और एक निकलेगा प्लस का 2। दोनों आंसर है, हाँ दोनों आंसर है, दोनों आंसर में आएंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से एक लाइन और बढ़ा के इसको सॉल्व कर लीजिए। y की वैल्यू -6 और y की वैल्यू प्लस का 2 जब आ जाए तब लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज क्या लिखना है, हमने इस y के वैल्यू को बस यहाँ पुट करना है। तो हेंस द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, अगर मैं y की वैल्यू -6 लेता हूं तब मेरा पॉइंट क्या बनेगा, 0 -6 0 बनेगा। और a अगर मैं प्लस का 2 लेता हूं तो बनेगा 0 2 0। y की दो वैल्यू आ रही थी, दोनों वैल्यू को रख के दो अलग अलग पॉइंट निकालेंगे, दोनों अपने आप में सही हैं। हिंदी में अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक a 0, -6, 0 या a 0, 2, 0 है। ये है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, so that the points ये and ये are vertices of an isosceles right angle triangle। दर्शाइए कि बिंदु A ये, बिंदु B ये तथा बिंदु C ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दर्शाइए कि बिंदु A ब्रैकेट में ये रखिएगा, बिंदु B ये ब्रैकेट में तथा बिंदु C ये भी ब्रैकेट में एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और वो भी आइसोसेलेस होना चाहिए, ये बताना है।
इसके लिए सबसे पहले जरा आप एक ट्रायंगल बनाकर सोचिए। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस हैं, कितने शीर्ष हैं, 3 हैं, तो तीनों हमारे पॉइंट्स पता हैं। अब कहां पर ए आएगा, कहां पर बी होगा, कहां पर सी होगा, ये मुझे पता नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये ए है, बी है, सी है, या ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहां पर कौन है मुझे नहीं पता। मैं बस समझने के लिए इसको ए बोल देता हूं, इसे बी बोल दे रहा हूं और इसे सी बोल देता हूं। मैंने इसको ए बी सी बोल दिया। अच्छा, ए बी सी अगर बोल दिया तो यहां पर ध्यान से समझिए, क्या मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के निर्देशांक पता है? बिल्कुल पता है। क्या मुझे बी के निर्देशांक पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता हैं? वो भी पता है। क्या मुझे सी का कोऑर्डिनेट पता है? वो भी पता है। सबसे पहला काम हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, दूरी सूत्र से निकलेगा। ए बी का जो भी वैल्यू आए, रूट के बाहर आए या रूट के अंदर रहे, उसको वैसे ही रखे रहिए। ए बी की वैल्यू निकल जाने के बाद आप बी सी निकालिए। बी सी कैसे निकालेंगे? वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, दूरी सूत्र लगाकर आप बी सी का भी मान ज्ञात करिए। ये रूट के बाहर आए या रूट के अंदर रहे, कैसे भी रहे, उसको वैसे ही रखिए। फिर देखिए, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया। इस बार अब ए सी निकालिए। ए सी कैसे? वापस से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप ए सी भी निकालेंगे। ए सी भी निकल जाए तब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल होना चाहिए और आइसोसेलेस भी होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु कब होगा, आइसोसेलेस कब होगा? जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर हो गए, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई तो आइसोसेलेस समद्विबाहु होता है। यहां पर आपने ए बी, बी सी और ए सी निकाला, ये साइड सी तो हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी दो हिस्सा जरूर बराबर आएगा, आपस में बराबर आएगा ही आएगा। दो हिस्से कोई से भी बराबर आएंगे। अगर दो हिस्से बराबर आ गए तो इससे तो ये पता चल जाएगा कि आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये यहां से पता चल जाएगा। लेकिन अब हमें राइट एंगल बताना है, समकोण बताना है। तो इसके लिए यहां पर जो 3 साइड्स हमने निकाले हैं, इन तीनों साइड्स में एक साइड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे आप हाइपोटेन्यूस बना लीजिएगा, और बाकी जो दोनों हैं उसमें से किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस बना दीजिए। जो सबसे लंबी भुजा निकली उसे आप कर्ण बना दीजिए, और जो शेष दो भुजाएं हैं उनमें से किसी को भी लंब की जगह और किसी को भी आधार की जगह रख दीजिए। इसे देखकर आप पहचान गए होंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बस आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इन तीनों वैल्यू में से जो भी इसका आंसर आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो जो बड़ा वाला होगा उसी को यहां रखिएगा और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद बाकी जो दो बचेंगे उनमें से किसी को भी यहां और यहां रखकर सॉल्व करिए। सॉल्व करके क्या देखना है आपको? ये देखना है कि आपका LHS और आपका RHS ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपका LHS और RHS एक दूसरे के बराबर आ गया तो इसका मतलब पाइथागोरस लग गया, और पाइथागोरस तभी लगेगा जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। समकोण त्रिभुज होगा तभी आपका उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। देखिएगा, LHS और RHS बराबर आएंगे, और LHS RHS बराबर आ गए, इसका मतलब कि आपका ट्रायंगल राइट एंगल भी है। आइसोसेलेस आपने कैसे बताया, समद्विबाहु कैसे बताया? दो भुजाएं कोई भी आपस में बराबर आएंगी, इससे ये पता चल गया कि वो आइसोसेलेस है। और राइट एंगल कैसे बताया? तो राइट एंगल बताने के लिए पाइथागोरस,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये। हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दो बिंदु हमें पहले से दी गई हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बोला गया फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। अच्छा एक काम करिए तब तक हिंदी में ये, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ हो। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए, ये पूरा ब्रैकेट में लिखिएगा, तथा बी, इसको भी ब्रैकेट में लिखिएगा, से समदूरस्थ हो। अब इसका किस्सा समझिए, मतलब भावार्थ समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है। अब लोकस वर्ड जो है इसको हिंदी में बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु पथ मतलब एक हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट जैसे जैसे चलता चला जाए, अगर हम उस रास्ते को पकड़ के चलें तो ये उसका लोकस कहलाता है। कॉनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ते समय हमने इस पॉइंट पर डिस्कस किया है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। अगर आपके क्वेश्चन में लोकस निकालने बोला गया, अगर आपके प्रश्न में बिंदु पथ निकालने बोला गया, तो पहला चीज जो आप अपने दिमाग में रखेंगे वो ये कि आपका आंसर जो आएगा उसमें x और y रहेगा। आपके आंसर में x और y का इक्वेशन रहेगा, समीकरण रहेगा, क्योंकि जब हम इसका बिंदु पथ लोकस बता रहे होंगे तो उसमें x और y का कोई पर्टिकुलर खास वैल्यू नहीं, वो x y के फॉर्म में ही रहेगा। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, हमें एक बिंदु का बिंदु पथ बताना है। तो बिंदु का बिंदु पथ बताने के लिए पहले हमारे पास कोई पॉइंट तो होना चाहिए, बिंदु तो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम करिएगा, लेट द पॉइंट इज P ब्रैकेट में x, y, z। अब यहां पर आइए, x, y, z क्यों? पहले वाले क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट निकालना था वो एक्स वाई प्लेन में था, दूसरे वाले क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट निकालना था वो वाई एक्सिस पर था। लेकिन यहां पर जो पॉइंट निकालना है वो कहां पर है मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे नहीं पता तो मुझे एक्स वाई जेड तीनों लेना है, एक्स वाई जेड मुझे तीनों लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट P लेट कर लिया, x, y, z। पॉइंट को P लेट करने के बाद माना बिंदु P x, y, z है और गिवन पॉइंट क्या है, द गिवन पॉइंट्स आर, दिए गए बिंदु ए हमारा है 0, 2, 3, 0, 2, 3 एंड B है हमारा 2, -2, 1, 2, -2, 1। दिए गए बिंदु A और B ये हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जिस पॉइंट के बारे में मैं निकालना चाहता हूं, जिसको मुझे ज्ञात करना है, वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट का मतलब कि इन दोनों से इस पॉइंट P की दूरी बराबर है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB क्यों? पॉइंट P जो है वो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों से बराबर दूरी पर है, इसलिए बोला गया था इक्विडिस्टेंट। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, यहां पर भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगेगा तो ये बनेगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस
z-3 का होल स्क्वायर। सोचिए पी ए, पी और ए इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, इज इक्वल टू पी बी में अगर लगाऊंगा तो फिर से ये रूट लगेगा। इस बार पी और बी में जब लूंगा तो ये x-2 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा जरा सोच लीजिए, y+2 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू के पहले भी रूट है, इज इक्वल टू के बाद भी रूट है। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। कर दीजिए, रूट हटेगा, रूट हटेगा। उसके बाद a माइनस बी का जहाँ पर ज़रूरत है या a प्लस बी का जहाँ ज़रूरत है उसका फॉर्मूला लगाकर एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने के बाद सबको इज इक्वल टू के बाद से पहले बुलाइए। जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है आपस में जुड़ रहा है, घट रहा है, सब हो रहा है, जो हो रहा है वो करिए। लास्ट में जो आपका बचेगा, सॉल्व करके जो भी आपका लास्ट में बचा वही लोकस है, वही बिंदु पथ है। जब भी लोकस निकालने बोलेगा तो लोकस में हमेशा आंसर जो है कोई इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, एक समीकरण के रूप में आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर के फॉर्म में, फाइनल 4, 10, 15, 22 ऐसा करके कोई नंबर नहीं आता, एक इक्वेशन आएगा। तो ये हो गए हमारे ये 4 क्वेश्चंस। बात दरअसल ये है कि 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र पर आधारित ऐसे ही सब क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर हमने बात ट्रायंगल की थी। ट्रायंगल में हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। सोचिए अगर क्वाड्रिलेटरल की बात हो, चतुर्भुज की बात हो तो 4 पॉइंट्स होंगे। अब कल के डेट में मैंने अगर आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, कल के डेट में मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। सबसे पहले रफ में समझिए, 4 पॉइंट्स हैं हमारे ए, बी, सी और डी। मैंने ए के कोऑर्डिनेट बता दिए, ए के निर्देशांक बता दिए, बी के भी मैंने निर्देशांक बता दिए, सी के भी मैंने निर्देशांक बता दिए और डी के भी मैंने निर्देशांक बता दिए। और आपसे पूछूं कि बताइए ये स्क्वायर है कि नहीं है, वर्ग है कि नहीं है। तो याद रखिए क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में हमें स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये पढ़ना है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग, रोम्बस को समचतुर्भुज, रेक्टेंगल को पता ही है आयत और पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज है। जब कभी भी आपको 4 पॉइंट दिए हों और 4 पॉइंट देने के बाद आपसे इनमें से किसी के बारे में पूछा जाए कि बताइए ये है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर क्या करेंगे, 4 बार में तो आप साइड निकालिएगा, 4 बार में साइड निकलता है और 2 बार में डायगोनल्स आते हैं। 4 बार में इसकी भुजाएं निकलेंगी और 2 बार विकर्ण आएगा। साइड की अगर मैं बात करूं, भुजाओं की बात करूं तो साइड कौन कौन सा है, पहला साइड ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा ए डी। ये चारों के चारों साइड्स हैं। और विकर्ण डायगोनल कौन है, तो पहला ए सी और दूसरा बी डी। कुल
6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद आप स्क्वायर अगर बताना है, वर्ग बताना है, तो सोचिए स्क्वायर कब होगा, जब चारों साइड बराबर हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। अगर इसके चारों साइड बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। फिर आप बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो रोम्बस में भी होता है, रोम्बस में भी तो सब बराबर होता है। तो ध्यान रखिए स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों में चारों साइड बराबर होंगे, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल भी बराबर होगा, रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होता है। यहीं से आपको पता चलेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। निकालना तो 6 बार पड़ेगा, 6 के 6 बार आपको निकालना है। निकालने के बाद आप स्क्वायर है कि रोम्बस है कैसे बताएंगे। दोनों डायगोनल्स AC और BD आपस में अगर बराबर हैं तब स्क्वायर होगा। मैं बात कर रहा हूं तब जब चारों साइड बराबर हैं तब की। चारों साइड बराबर हैं तब आप AC और BD के वैल्यू को देखिए, ये दोनों भी अगर बराबर हो गए तब स्क्वायर है, और ये दोनों बराबर नहीं हैं रोम्बस है। अब आइए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड बराबर होगा, अपोजिट साइड्स, आमने सामने के साइड्स बराबर होंगे। मतलब AB जो है CD के बराबर आएगा और BC जो है AD के बराबर आएगा। रेक्टेंगल में भी होगा, पैरेललोग्राम में भी होगा। तो फिर अंतर कैसे पता चलेगा, अंतर फिर वापस इसी डायगोनल से। अगर रेक्टेंगल है तो AC और BD आपस में बराबर आएंगे, और पैरेललोग्राम है तो AC और BD बराबर नहीं आएगा। इस तरह से आपको 4 जब पॉइंट्स दिए जाएंगे तो 4 पॉइंट से अगर आपको किसी फिगर के बारे में पूछा गया तो उसे आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी तरह से रहेंगे। हाँ, ध्यान बस इस बात का रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय अगर आपको कोई प्लेन बोला गया या कोई एक्सिस बोला गया तो आप प्लेन या एक्सिस पर ध्यान रखिएगा, कौन से प्लेन में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और कौन से एक्सिस में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका बस आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। बस फॉर्मूला सही से लगाइए, प्लस माइनस का गड़बड़ मत करिए, क्वेश्चंस जो है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे।